हेलो एवरीवन। आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ कार्डियोलॉजी। नॉट जस्ट कार्डियोलॉजी, अगर हम जनरल मेडिसिन या इमरजेंसी मेडिसिन की बात करें, अगर एक टॉपिक यूज़ करना हो जो सबसे ज़्यादा कॉमन, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा लाइफ सेविंग है, वो है एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम। इन दो लोगों को तो सब जानते होंगे। पहले है मैराडोना, ही डाइड बिकॉज ऑफ माइकार्डियल इन्फेक्शन। दूसरे हैं सौरव गांगुली, इनको भी एमआई हुआ था। माइनर हार्ट अटैक था, माइनर चेस्ट पेन था। तुरंत उसका ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस हुआ, ट्रीटमेंट हुआ, एंड उनकी फिर एंजियोग्राफी हुई एंड एंजियोप्लास्टी हुई, और नाउ ही इज़ डूइंग फाइन। सो दिस सौरगांगुली सोज कि क्या इंपॉर्टेंस है इस टॉपिक को पढ़ने की, और हम लोग टाइमली इसका डायग्नोसिस ट्रीटमेंट करें तो वी कैन सेव अ लॉट ऑफ लाइफ्स। थोड़ा सा बैकग्राउंड देखते हैं एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम का। एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम इज अ पार्ट ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज, या फिर इसी को इस्चेमिक हार्ट डिजीज भी बोलते हैं। तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज कैन प्रेजेंट इन टू वेज, आइदर इट कैन प्रेजेंट एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम और क्रोनिक कोरोनरी सिंड्रोम। तो आज हम लोग बात करेंगे एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम की। अगर एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम के स्पेक्ट्रम की बात करें तो ये 3 तरीके से प्रेजेंट कर सकता है। इधर द पेशेंट विल हैव प्रेजेंट एज अनस्टेबल एंजाइना, या फिर एनस्टेमी की तरह प्रेजेंट कर सकता है। एनस्टेमी को ही आजकल एनएसटीएसीएस भी कहने लगे हैं। तीसरा है एसटी इल्यूशन एमआई। इस सब में जैसे जैसे अनस्टेबल एंजाइना से एनएसटीएसीएस और एसटी इल्यूशन एमआई की तरफ बढ़ते हैं, सीवियरिटी बढ़ती जाती है, प्रोग्नोसिस खराब होता जाता है। तो अब आप इमरजेंसी में बैठे हो, या फिर आप घर पे हो, या फिर आप पड़ोस में हो, ट्रैवल कर रहे हो, ट्रेन में हो, फ्लाइट में हो, आपके पास एक पेशेंट आ सकता है एमआई का और एक चेस्ट पेन का। मतलब एज ए मेडिको, आप एम स्टूडेंट हो, एमडी हो, तो आप ऑलवेज अपने आप को एक्सपेक्ट करो अपने आप से कि आपको कभी ना कभी, कहीं ना कहीं चेस्ट पेन का पेशेंट मिलेगा। और आपको पता होना चाहिए कि अगर ये आपको डाउट हो रहा है कि ये कार्डियक चेस्ट पेन हो सकता है, तो क्या आपको करना है उस अवेलेबल रिसोर्सेज में। आइडियली यू शुड ऑलवेज कैरी अ लोडिंग डोज ऑफ एमआई। और लोडिंग डोज क्या होता है, मैं आगे मैं डिस्कस करूँगा। तो मेरी आज के लेक्चर से यही एम है कि जब ये इस लेक्चर को ख़त्म हो, जब मैं ये टॉपिक डिस्कस कर लूँ आपके साथ, तो इन मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं जो भी ये वीडियो देखेंगे, वो लाइफ किसी न किसी मोमेंट उनके पास जब चेस्ट पेन का पेशेंट आएगा, तो वो उसको सही से डायग्नोस कर पाएँगे, उनसे कोई एमआई का पेशेंट मिस ना हो। ये मेरा एम है, क्योंकि एमआई का पेशेंट जो होता है ना, अगर उसको टाइमली डायग्नोस कर लिया गया और उसको सिंपल, ऐसा नहीं कि हर पेशेंट में एंजियोप्लास्टी तुरंत करनी है। आपने उसको लोडिंग डोज दे दी ना, तो आप आपने उसकी जान बचा ली। यू आर सच में भगवान हो जाओगे आप उसके लिए। तो बैक टू द टॉपिक, बैक टू द सिनेरियो। आप इमरजेंसी में बैठे हो, आपके पास एक चेस्ट पेन का पेशेंट आ रहा है, तो क्या सोचोगे पहले? आप पहले क्या सोचोगे, उससे पूछोगे क्या, फिर उसका इंटरप्रिटेशन कैसे करोगे? तो आप कुछ सवाल पूछोगे उस खुद से और उससे, कि चेस्ट पेन का ऑनसेट कैसा है? इज़ इट सडन ऑनसेट, या फिर एट जो चेस्ट पेन था एट रेस्ट स्टार्ट हुआ था, या फिर मिनिमल एक्सर्शन पे स्टार्ट हो रहा है? टिपिकली क्या होता है ना, कि अगर आप क्लासिकली एमआई के पेशेंट की बात करें, सो रहे होते बेचारे रात को, अच्छे खासे सो रहे होते नींद में, अचानक से नींद में दर्द के मारे नींद खुल जाती है, या अर्ली मॉर्निंग आवर्स में होता है मोस्टली ये, ठीक है? तो द कीवर्ड इज़ कि सडन ऑनसेट होता है, एट रेस्ट होता है, या बहुत मिनिमल एक्सर्शन पे होता है, ठीक है? अ, ये चीज़ें इसको डिफरेंशिएट करती है क्रोनिक कोरोनरी सिंड्रोम को, जिसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे कैसे क्रोनिक कोरोनरी सिंड्रोम से डिफरेंट है। बट फॉर नाउ यू हैव टू रिमेंबर कि ये सडन ऑनसेट होगा, एट रेस्ट होगा, मिनिमल एक्सर्शन पे होगा। दूसरा है इसका एसोसिएशन। एसोसिएशन की जब बात करते हैं तो आता है कि मोस्ट कॉमन एसोसिएशन इसका है, वो है जो कैरेक्टरिस्टिक, वो है डायफोरेसिस, प्रोफ्यूज फ्लोटिंग। अगर आपने एक बार पेशेंट एमआई का देख लिया, मतलब ये सब पढ़ाना सब बेकार है। मैं मुझे जो मेरी जो पिक्चर मेमोरी है, मैं इमरजेंसी में बैठा हूँ, मैंने एक एसीएस का पेशेंट देखा। आई मीन मैं कानपुर में था, मेडिसिन रेसिडेंसी कर रहा था। पेशेंट चल मतलब मुझे कहता है ना, हैरान परेशान आया, उसको 4 लोग उसको पकड़ के ला रहे हैं। वो ऊपर से नीचे तक पसीने से लथपथ था, और ऐसा कर लग रहा था कि कह रहा था कि अब, तो फिर उसको देख के लग रहा था कि वो कि लाइक ही इज़ गोइंग टू डाई। इम्पेंडिंग डूम जो है वो महसूस कर रहा होगा, कि गर्मी मतलब एसी चल रहा है, सर्दी का महीना है, और पसीने से लथपथ। मैं ही नहीं कह रहा हूँ, पसीना हर एमआई के पेशेंट को होता है। पसीना मतलब अगर प्रोफ्यूज स्वेटिंग है विद चेस्ट पेन, तो आपको 2 चीज़ें सस्पेक्ट करती हैं। पहला जो आता है एमआई, दूसरा होता है हाइपोग्लाइसेमिया, वो हम किसी और लेक्चर में किसी और टॉपिक डिस्कस किया जाएगा, कि अगर कोई पेशेंट एकदम प्रोफ्यूज स्वेटिंग के साथ आपके पास आ रहा है, घबराहट है, तो अगर चेस्ट पेन है तो इसे सोचोगे। अगर उसको चेस्ट पेन नहीं है, और अब फिर आपसे पूछो क्या इसको डायबिटीज़ है? अगर वो कह रहा है कि हाँ, मुझे डायबिटीज़ है, तो और सबसे पहले आपको उसका शुगर चेक करना है, कि ये 2 कॉमन कंडीशन है, हाइपोग्लाइसेमिया और एसिटिलेशन एमआई, और या फिर एनी एसीएस।
या एमआई, इसमें हम प्रोफ्यूज स्वेटिंग के साथ प्रेज़ेंट करता है पेशेंट। तो जो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेशन है वो है डायाफ्रोसिस। उसके बाद है रेडिएशन। ये बहुत मतलब पहले भी आपने सुना रहा होगा, चेस्ट पेन स्टार्टिंग एंड रेडिएशन टू द लेफ्ट आर्म, ठीक है? लेफ्ट आर्म इज़ कैरेक्टरिस्टिक। और कहाँ से कहाँ तक रेडिएशन हो सकता है? रेडिएशन कैन स्टार्ट अगर एनीवेयर फ्रॉम द जॉ टू द एम्ब्लाइकस, यहाँ से यहाँ तक कहीं भी रेडिएट कर सकता है। लेफ्ट आर्म, यस, गुड। लेफ्ट शोल्डर, राइट आर्म, बोथ शोल्डर, किसी तरह का ये जो मैंने बताया ना, जॉ से लेकर के अम्बलाइकस तक कहीं भी रेडिएट कर सकता है। ठीक है? उसके बाद आता है, और हाँ, जब ये जो फीचर्स मैंने कह रहा हूँ ना कि दीज़ आर मोर कॉमन, ऐसा नहीं कि रेडिएशन है तो ही ये एसीएस है, रेडिएशन के बिना भी हो सकता है, बट रेडिएशन अगर है तो दिस इज़ मोर सजेस्टिव ऑफ, ठीक है? उसके बाद आता है, अभी हम ये सजेस्टिव ऑफ के ऊपर इसलिए चल रहे हैं क्योंकि हमेशा हमारे पास ईसीजी अवेलेबल नहीं होता है, ट्रोपोनिन अवेलेबल नहीं होता है। तो हमको एमआई का ट्रीटमेंट विदाउट ईसीजी भी हमको ट्रीटमेंट स्टार्ट करना होता है कभी-कभी। तो अगर ये जितनी ज़्यादा फीचर्स हमें मिलेंगे, उतना स्ट्रॉन्ग हमारा सस्पिशन होगा और हम उसको लोडिंग डोज़ दे देंगे विदाउट ईसीजी भी, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं। ड्यूरेशन इज़ इम्पोर्टेंट। अगर दिस शुड यूजुअली लास्ट फॉर अगर मोर देन 10 मिनट, अगर शॉर्ट है तो लेस लाइकली है। इफ इन परसिस्टिंग फॉर मोर देन 10 मिनट देन वी आर मोर कॉन्फिडेंट दिस चेस्ट पेन इज ड्यू टू कार्डियक कॉज। तीसरा, रिलीविंग एग्रीवेटिंग फैक्टर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कि होता क्या है कि यूजुअली इट इज़ रिलीव्ड बाय सबलिंगुअल नाइट्रेट। अगर लाइटर से रिलीव हो रहा है देन इट कुड बी चेस्ट पेन ड्यू टू एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम। और एक कंडीशन है जैसे जो गैस्ट्राइटिस का पेन होता है, और वो भी सिमिलर प्रेजेंट करता है। तो उस केस में जो होगा सबलिंगुअल नाइट्रेट से रिलीफ नहीं मिलेगा। दिस इज इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएटिंग पॉइंट। अब आती है बात रिस्क फैक्टर की। सबसे इम्पोर्टेंट ये है, जब आप एज ए कार्डियोलॉजिस्ट मुझसे पूछोगे, जब मुझे कोई बताता है ना कि नॉट इमरजेंसी में नहीं, अगर ओपीडी में कोई बताता है कि हाँ मुझे चेस्ट पेन हो रहा है, तो सबसे पहले रिस्क रिस्क फैक्टर गिरा देता है। जेंडर, फीमेल है, यंग फीमेल है, लेस लाइकली कि ये कार्डियक चेस्ट पेन होगा। मेल है, ज़्यादा चांसेस है। सेकंड है, डायबिटीज़ है कि नहीं है, हाइपरटेंशन है कि नहीं है, स्मोकर है कि नहीं है, और एज एल्डरली है तो चेस्ट पेन। और कोई 30 साल का आदमी मेरे पास आ रहा है और एक 60 साल का आदमी आ रहा है, मेरा जो सस्पिशन है वो चेंज हो जाएगा। उसके बाद आता है इन सब में जैसे बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब 2 फैक्टर जो बहुत इंपॉर्टेंट, वो है डायबिटीज़। अगर डायबिटीज़ है तो चेस्ट पेन है या नहीं है, आपका इंडेक्स ऑफ सस्पिशन बढ़ जाता है। डायबिटीज़ में साइलेंटम इज़ वेरी कॉमन। उनको बस घबराहट होगी, पेन एब्डोमेन होगा, पसीना आएगा, चेस्ट पेन इज़ एब्सेंट। तो क्लासिकली इन डायबिटिक पेशेंट ड्यू टू का मैकेनिज्म होता है पेरिफेरल न्यूरोपैथी के कारण, जो होता है उसको पेन सेंसेशन नहीं फील होता है। तो वो एक अलग टॉपिक है, सरेंडम है। आज मैं बस एक ओवरव्यू आपको ले रहा हूँ। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट एक एसोसिएशन है, रिस्क फैक्टर है स्मोक। जो यंगेस्ट पेशेंट मैंने अपने छोटे से कार्डियोलॉजी के करियर में देखी है, वो 20-22 ऐसे वक़्त देखे हैं या 30। तो कोई भी यंग पेशेंट जब एमआई का आता है ना, उससे हाँ, एक चीज़ और अपना होता क्या है, एमआई का पेशेंट उसे घर के 4-5 लोग लेके आते हैं, मतलब क्योंकि इससे इमरजेंसी कंडीशन और मूवीज़ वगैरह के थ्रू इतना अवेयरनेस है कि लोगों को अवेयरनेस है कि भाई चेस्ट पेन हो रहा है, इट कैन बी हार्ट अटैक, इट इज़ लीथल, तो तुरंत लोग लेके दौड़ते हैं। अब कोई 30 साल का लड़का है, उसका पापा वहाँ पे हैं या फिर कोई दूर रिलेटिव में मम्मी है, जीजा है, एनीथिंग। अब उसके सामने आप उससे पूछोगे डू यू स्मोक? क्या आंसर देगा वो? नो। वो अपन बोलेगा नहीं, ही डज़न्ट स्मोक। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप जब आप उससे पूछे तो उसको भरोसे में लेके, पहली चीज़ तो कोशिश करिए कि जो उसका रिलेटिव है वहाँ से चले जाए। अब जब वो सिर्फ अकेला हो तब उससे पहले उसको भरोसे में लीजिए कि ठीक है देखो, क्या तुम स्मोकिंग करते हो? तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हारे किसी भी रिलेटिव को नहीं बताऊँगा, बट मुझे बता दो क्योंकि ये ट्रीटमेंट के लिए इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद भी अगर वो मना करे तो इतना कह दो, ठीक है, तुम कह रहे हो नहीं करते हो, मान लिया। करते हो या नहीं करते हो, अब यहाँ से स्मोकिंग मत करना। जो हुआ सो हुआ, अब बिल्कुल भी स्मोकिंग मत करना, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट रिस्क फैक्टर है। यंग अगर कोई पेशेंट है उसमें अगर एसीएस हो रहा है, स्मोकिंग इज़ द मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर। और मतलब ऑलमोस्ट ऑल जितने भी मैंने अगर अगर मैंने 50 पेशेंट देखे होंगे जिनकी उम्र 40 से कम हो गई या 30 से कम हो गई और एमआई के साथ आए हैं, स्मोकर उसमें 90% थे जो स्मोकर थे। अभी इस वीडियो को जो लोग देख रहे होंगे, जो ऑडियंस, उसमें से भी कुछ होंगे स्मोकर हो, आई एम डैम श्योर। तो उनके लिए यही है कि भाई छोड़ दो, और बाकी मतलब एडवाइस ही दे सकता हूँ, बाकी आपकी मर्ज़ी। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं, तो करना क्या है?
तो बेसिकली देखिए, जब भी आपके पास चेस्ट पेन का पेशेंट आए और आपको थोड़ा डाउट डाउट मतलब आपको जैसे मैंने ऊपर ये चीज़ें फैक्टर्स बताई, ये चीज़ें मैच कर रही है, तब तो ठीक है कि इट्स अ कार्डियक चेस्ट पे आप लोडिंग डोज दो, आपके पास ईसीजी फैसिलिटी, ईसीजी का और बायोमार्कर कराना जो। लेकिन अगर आप डाउट में हो, तो भी उसको आप एज ए एसीएस ट्रीट करो। सपोज़ कि आप बहुत पेरीफेरी में काम कर रहे हो, जहाँ पे आपके पास ईसीजी नहीं है और बायोमार्कर्स अवेलेबल नहीं है, तो ट्रीट इट आप उसको लोडिंग डोज दो, एमआई का इनिशियल ट्रीटमेंट स्टार्ट करो, फिर आगे रेफर कर दो। क्योंकि देखिए होता क्या है कि अगर आपके पास कोई पेशेंट आया चेस्ट पेन का, उसका एमआई नहीं है और आपने एमआई की लाइन पे उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया, तो आप उसका थोड़ा-सा ज़्यादा बुरा नहीं कर रहे हो। ठीक है, थोड़ा-सा दवाई खानी पड़ी, हो सकता है दवाई से थोड़ा बहुत उसको साइड इफ़ेक्ट आए, दवाई स्टॉप बंद करने पे वो नॉर्मल हो जाए। बट किसी को सच में एमआई था और आप मिस कर गए, आपने उसको एमआई का ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं किया, तो दैट विल बी मतलब मोर लीथल टू हिम, दैट विल बी अ नेग्लिजेंस। सो इफ यू आस्क मी, एनी चेस्ट पेन, इफ यू आर इन डाउट कि दिस इज़ कार्डियक और नॉट नॉन कार्डियक, treat it as a coronary artery, treat it as ACS and give him the initial treatment of ACS. इनिशियल ट्रीटमेंट क्या है वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब चेस्ट पेन का पेशेंट आ गया और आपने सोच लिया कि मुझे इसको एसीएस की लाइन पे इसका वर्कअप करना है, तो पहला सबसे पहला इन्वेस्टिगेशन क्या होगा? ईसीजी। ये इसी से हमारे जो है ना आगे का रास्ता डिसाइड होगा कि हमारे पास आगे क्या-क्या ऑप्शन है? हमारे पास 2 मेजर ऑप्शन होते हैं। एक होता है कि हम इसको मेडिकल मैनेजमेंट देंगे, ठीक है? ये तो कॉमन है कि 2 रास्ते आगे बनेंगे, दोनों मेजर है। दूसरा होता है थ्रोम्बोलिसिस होती है और पीसीआई होता है। तो थ्रोम्बोलिसिस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, वो ईसीजी के बेसिस पे डिसाइड होता है, ठीक है? इसलिए ईसीजी बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर मैं मतलब चेस्ट पेन का नेक्स्ट की बात करें, तो हमेशा ध्यान रखें, नेक्स्ट इज़ नॉट इको, नॉट ट्रोपोनिन। अगर कोई पेशेंट आ रहा है, उसको चेस्ट पेन हो रहा है और आप किसी ऐसे सेंटर में काम कर रहे हो जहाँ पे एक्स-रे भी होता है, इको भी होता है, ट्रॉप भी होता है और आप उसको इको करा रहे हो, एक्स-रे करा रहे हो, फिर मतलब नाम डुबा रहे हो तुम मेरा, ठीक है? तो मैं चाहता हूँ इस क्लास के बाद जो भी आगे चल के कहीं भी काम करे, वो ये गलती ना करे। पेशेंट चेस्ट पेन का है, आप उसका सबसे पहले ईसीजी कराएँ। पेशेंट चेस्ट पेन अगर ऑनगोइंग है, तो उस समय आपको इको के लिए पेशेंट को कहीं नहीं भेजना है। ये चीज़ें हम दिमाग में ध्यान रखें। जब वो स्टेबल हो जाए, पेशेंट अगर बेड साइड इको हो रहा है तो ठीक है, अदरवाइज़ उसको दोहराना नहीं, ठीक है? पहली चीज़ है ईसीजी। ईसीजी से हमारे पास आगे के रास्ते खुल जाएँगे कि हमें किस डायरेक्शन में हमारा जो है ना, हम एक मोड़ पे खड़े हो जाएँगे। अब वहाँ से हमें देखना है कि हमें सीधा जाना है, कि दाहिने मुड़ना है, कि बाएँ मुड़ना है। वो एक दोराहे पे हम आ जाएँगे और ईसीजी वे क्या फाइंडिंग है, वो उस दोराहे वो एक हमें गाइडेंस वो गूगल मैप की तरह है कि हमें बताएगा कि अब किधर जाना है, ठीक है? तो हमने ईसीजी किया, अब इसीलिए हमें क्या ढूँढना है? ईसीजी इज़ अ बिग टॉपिक जो मैं चाहता हूँ कि आपको सबसे पहले देखना है एसटी एलिवेशन। क्या एस इसी मैं एसटी एलिवेशन को डिटेल में आगे फिर डिस्कस करूँगा कि एसटी एलिवेशन कब कहते हैं, कहाँ देखना है, किसको देखने से कौन-सा एमआई हो सकता है, एंटीरियर वाला है, पोस्टीरियर वाला है, एनएसटी में सब दिखाऊँगा। पहले ढूँढना क्या है आपको? एसटी एलिवेशन। ईसीजी किया, एसटी एलिवेशन नहीं। अब ये जो मैंने स्पेक्ट्रम डिस्कस किया था ना, अनस्टेबल एंजाइना और एनएसटी, एसीएस और एस्टिलेशन, उसको वो 2 चीज़ों से डिसाइड होता है कि ये जो स्पेक्ट्रम में किस स्पेक्ट्रम में आपका पेशेंट फ़ॉल कर रहा है, ये 2 चीज़ों से डिसाइड होता है, ईसीजी और बायोमार्कर। तो पहली चीज़ है ईसीजी, ईसीजी क्या है? ईसीजी में एस्टिलेशन मिल गया, तो दिस इज़ एस्टिलेशन है, डायग्नोसिस क्लियर। एस्टिलेशन एमआई है, अब उसमें हम आगे हम डिस्कस करेंगे कि एंट्री वॉल है, कि इंफीरियर वॉल एमआई है, कि लैटरल वॉल है, वो एक अलग चीज़, बट दिस इज़ एस्टिलेशन में। क्योंकि जो तीनों वॉल्स हैं, एंट्री वॉल हैं या इंफीरियर वॉल है, लैटरल वॉल है, इनका ट्रीटमेंट अलग नहीं है, सेम ही ट्रीटमेंट है। तो हमको अलग-अलग सेकंड स्टेप में जानना है, पर अभी के लिए ये है कि भई ये एस्टिलेशन एमआई है, इसका ट्रीटमेंट ये होगा, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। दूसरा है कि अगर एस्टिलेशन अगर नहीं मिलता, अगर एस्टिलेशन नहीं मिल रहा है, तो अब क्या हो सकता है कि इसमें 2 पॉसिबिलिटी कि ये एनएसटी-एसीएस है या फिर अनस्टेबल एंजाइना है, ठीक है? तो अगर अब दोनों पॉसिबिलिटी है। अब इन दोनों को हम कैसे डिफरेंशिएट करें? अब हम कराएँगे बायोमार्कर, ठीक है? बायोमार्कर का बैकग्राउंड क्या आता है? मेनली एचएस ट्रोपोनिन, हाई सेंसिटिविटी ट्रोपोनिन। कहीं कि आजकल हर जगह एचएस ट्रोपोनिन अवेलेबल है। एचएस ट्रोपोनिन अगर नहीं अवेलेबल है, तो हम क्वालिटेटिव ट्रोपोनिन की तरफ भी जाते हैं। ये हाई सेंसिटिविटी और क्वालिटेटिव का तो सब आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हमने बायोमार्कर कराया है, ट्रोपोनिन कराया है। ये आजकल पेरिफेरी में भी अवेलेबल है, क्वालिटेटिव वाले किट अवेलेबल है। अगर ये पॉजिटिव है क्या? देन इट इज़ एनएसटी एसीएस या एनएसटी एलिवेशन एमआई। अगर ये जो बायोमार्कर है ये नेगेटिव है और ईसीजी वेस्ट एलिवेशन नहीं है, तो दिस इज़ अनस्टेबल एजाइड, ठीक है? अब हमने इसको अलग क्यों रखा है कि जो जिसमें एस्टिलेशन नहीं मिलता है, जो इसको इसमें 2 चीज़ें आती हैं, एसटीएसीएस और एस्टिलेशन, इनका ट्रीटमेंट एक जैसा है। इसको इसलिए हमने इसको अलग किया है,
ठीक है? हम कुछ भी करते हैं उसका एक पर्पस होता है। देखो एमआई में क्या है ना, हमको वहाँ पर बैठ के सोचने का टाइम नहीं है। हमको टाइम इज़ मायोकार्डियम। जितनी जल्दी-जल्दी काम करेंगे उतना जल्दी-जल्दी पेशेंट का उतना ज़्यादा पेशेंट का मायोकार्डियम बचा पाएँगे। 20 मिनट के बाद से हम वी स्टार्ट लूजिंग मायोकार्डियम। जितना हम डिले करेंगे सोचने में, उतना पेशेंट का लॉस होगा मायोकार्डियम का। तो हम कोई कन्फ्यूजन नहीं रखना चाहते प्रोटोकॉल में। हम चाहते हैं कि भई रोबोट की तरह हम काम करें। पेशेंट आया, उसको लोडिंग डोज़ दी, ईसीजी कराया, ईसीजी के बेसिस पे एस्टिमेशन है कि नहीं है? एस्टिलेशन है, एस्टिलेशन एमआई का जो ट्रीटमेंट गाइडलाइन है उस डायरेक्शन में चलेगा। अब क्या है बायोमार्कर का वेट करना, बायोमार्कर में टाइम में एसटीजी तो उन्होंने बायोमार्कर का वेट करना है। बायोमार्कर का वेट कर रहे हैं, फिर देख लिया हाँ, बायोमार्कर का जब तक हम वेट कर रहे हैं, तब तक अब हमको ये समझ में आया कि एस्टिलेशन एमआई नहीं है। हाँ, या तो एनेस्थीसिया या इंसुलिन इन दोनों का ट्रीटमेंट कॉमन होता है। हम इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। अभी हम बायोमार्कर का वेट कर रहे हैं बट ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिए। ठीक है? ये है इम्पोर्टेंस कि हम टाइम बचा रहे हैं। एक सिस्टमैटिक वे में जा रहे हैं तो हम टाइम बचा रहे हैं। अब एनेस्थीसियस बायोमार्कर आ गया तो पॉजिटिव है तो एनेस्थीस नेगेटिव है तो अनस्टेबल एंजाइना। तो अब हम आगे एक-एक करके जो है ना पहले हम स्टिल्लेशन एमआई पढ़ेंगे, फिर उसका एनेस्थीसियस और अनस्टेबल एंजाइना। ठीक है? मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में।